दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि मोदी सरकार ने भारत के लोकतंत्र, उसकी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है। लेकिन इन बातों को कभी संसद में इस तरीके से नहीं कहा गया, जिस तरीके से आज कहा गया। मैंने न जाने ये बातें कितने बार विभिन्न मंचों पर कही हैं, जाने कितने बार इनके बारे में लिखा है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा की है, मीटिंगों में और गोष्ठियों में इनके बारे में बात की है। लेकिन आज भारत की संसद में ये बात कही गई और इसको कहने का श्रेय नेता विपक्ष राहुल गांधी को गया। चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान आज राहुल गांधी ने दिखा दिया कि क्यों उनकी उँगलियां हमारे लोकतंत्र की बुनियादी समस्या की नब्ज पर रखी हुई हैं। राहुल ने बुलंद आवाज में विपक्ष मांग की कि विपक्ष को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तकनीकी जांच करने का अधिकार होना चाहिए। दरअसल जब ये मांग की जाएगी, तभी जिस तरीके से चुनाव आयोग को कैप्चर किया गया है, उस कैप्चर को तोड़ा जा सकेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने बुलंद आवाज में संसद में मांग की कि विपक्ष को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तकनीकी जांच करने का अधिकार होना चाहिए। विपक्ष के विशेषज्ञों को ईवीएम के भीतर झांकने की इजाजत मिलनी चाहिए। यानी वो ईवीएम का जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक बनावट है, उनकी जांच कर सकें। केवल तभी निष्पक्ष चुनाव की गारंटी की जा सकती है। राहुल से पहले कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने पूछा था कि ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास रहता है। दोस्तों, सोर्स कोड ही दरअसल ईवीएम का मर्म है। सोर्स कोड ही तय करता है कि मतदाता जिस चुनाव चिन्ह के बटन को दबाएगा, वोट उस पार्टी को जाएगा या नहीं जाएगा। एक मतदाता को तो ऊपर केवल वो बटन दिखाई पड़ते हैं, इन पर पार्टियों के चुनाव चिन्ह चिपके हुए। मतदाता अपनी पसंद से किसी बटन को दबाता है। वीवीपैट में उसे दिखाई पड़ता है कि जो बटन उसने दबाया है, उसी पार्टी का चुनाव चिन्ह वीवीपैट में उसे दिखाई पड़ता है। उसके बाद वो अंधेरे में वो पर्ची गिर जाती है। लेकिन इससे ये गारंटी नहीं होती, ये तय नहीं होता कि मतदाता ने जो बटन दबाया है, वोट वहीं को गया है। ये काम सोर्स कोड नामक प्रोग्राम करता है और ये प्रोग्राम 2 इंजीनियर बनाते हैं, जो कि 2 सरकारी संस्थाओं के इंजीनियर हैं। वो जब मतदाताओं के ये तय हो जाता है कि कौन-कौन चुनाव लड़ रहा है और अ, वोटिंग मशीन के ऊपर वो चुनाव चिन्ह लग जाते हैं। उसके बाद 2 इंजीनियर आते हैं, वो उसमें सोर्स कोड लोड करते हैं। उसके हिसाब से मतदाता बटन दबाएगा और अगर सोर्स कोड सही ईमानदारी से लोड किया गया है, तो वोट उसी पार्टी को जाएगा, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाया गया है। तो मनीष तिवारी ने ये पूछा था कि ये सोर्स कोड किसके पास है? ये सरकार मुझे बता क्यों नहीं रही है? मैंने बहुत दिन पहले ये सवाल पूछा था कि सोर्स कोड किसके पास है? राहुल गांधी ने, मेरा अपना मानना है कि इसी की जांच करने के लिए ये मांग की है कि विपक्ष के विशेषज्ञ जाएं और वोटिंग मशीन को जब उनमें सोर्स कोड लोड हो जाए, तब उसके बाद ये जांच करें कि दरअसल वो सोर्स कोड सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आज पहली बार भारत की संसद में हुई है। ये ईवीएम हैकिंग करने की जो पुरानी शिकायत है, उससे बिल्कुल अलग तरह की बात है और इस शिकायत के इर्द-गिर्द ही दरअसल चुनाव सुधारों का स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने का जो पूरा आग्रह है, जो एक संवैधानिक अधिकार है, वो उस पूरा संवैधानिक अधिकार इसी मांग के इर्द-गिर्द विपक्ष के भाषणों में बिना गया। इस गंभीर मांग को उठाने से पहले राहुल ने बिना किसी हिचक, बिना किसी इधर-उधर के, सभी को समझ में आने वाले लहजे में कहा कि लोकतंत्र अपनी संस्थाओं के ज़रिए चलता है और इन संस्थाओं की ताकत वोट की ताकत में निहित है। अगर संस्थाओं पे कब्ज़ा कर लिया जाएगा, वोट पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, तो पूरे लोकतंत्र पर कब्ज़ा किया जा सकता है।
राहुल ने कहा कि यही काम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने कर लिया है। इन संस्थाओं ने भाजपा ने कर लिया है। इन संस्थाओं ने देश की खुफिया एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है, शिक्षा संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, नौकरशाही पर कब्जा कर लिया है और चुनाव आयोग के ऊपर कब्जा कर लिया है। शिक्षा संस्थाओं में इन्हीं की पार्टी, इन्हीं की विचारधारा के लोग, योग्यता हो या ना हो, लेकिन नियुक्त किए जाते हैं। नौकरशाही में वही अफसर नियुक्त किए जाते हैं जो इनकी ताबेदारी करने के लिए तैयार हैं। संघ और भाजपा इन संस्थाओं को अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा यह निकल रहा है कि हमारा लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। डेमोक्रेसी के इस कैप्चर के मर्म में दरअसल वोट चोरी है, इसलिए राहुल गांधी ने वोट चोरी को एक राष्ट्र विरोधी कृत्य करार दिया। दोस्तों, यहां मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि अगर कोई ये समझता है कि पहले वरिष्ठ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और फिर राहुल गांधी के प्रभावशाली भाषणों के कारण इस देश में चुनाव सुधार की कोई प्रक्रिया शुरू हो सकती है, अगर वो ऐसा समझता है तो मुगालते में है। क्या ये सरकार वास्तव में कोई चुनाव सुधार चाहती है? बच्चा भी समझ सकता है, सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार को यह बहस कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह आसानी से चुनाव सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी। दरअसल आज की बहस से मुझे कुछ और उम्मीद है। इस बहस की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि पहली बार वोट चोरी का सवाल, चुनाव आयोग के कैप्चर का सवाल, अधिकारी तंत्र सुरक्षा एजेंसियों के कैप्चर का सवाल और विपक्ष की यह मांग कि विपक्ष के विशेषज्ञों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भीतरी जांच करने की इजाजत दी जाए, पहली बार सदन के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। आने वाली पीढ़ियां जब भारतीय लोकतंत्र का इतिहास पढ़ेंगी तो उनके सामने इस बहस के हवाले से यह जानने का मौका होगा कि किसी जमाने में किस तरह से संघ और भाजपा ने इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद किया था। आज राहुल गांधी के आज के भाषण को जो भी सुनेगा या जिसने भी सुना है, उसके दिमाग में बहुत सी बातें साफ हो गई होंगी, बहुत सी उलझनें सुलझ गई होंगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कैप्चर करने के लिए अपनाए गए हथकंडों को एक एक करके बताया। उन्होंने संक्षेप में उनका खुलासा किया। आयोग को सरकार का ताबेदार बनाने के लिए राहुल के मुताबिक पहला काम तो प्रधानमंत्री ने यह किया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त चुनने वाले पैनल से हटा दिया। राहुल ने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया? क्या सरकार को भारत के सबसे बड़े जज में विश्वास नहीं था? राहुल ने बताया कि मुझे उस पैनल में रखा गया नेता विपक्ष के रूप तौर पर, लेकिन उस कमरे में एक तरफ मैं बैठा हुआ था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ बैठे हुए थे और उसमें मेरी आवाज की कोई कीमत ही नहीं रह गई। दो के मुकाबले में एक था। अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते तो वहां पर कुछ संतुलन हो सकता था और चुनाव आयुक्तों के चयन में ईमानदारी बरती जा सकती थी। राहुल ने स्पष्ट पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री अपनी मर्जी के ही चुनाव आयुक्त क्यों चुनना चाहते थे। इसके बाद राहुल गांधी ने दूसरे हथकंडे पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। दिसंबर 2023 में उन्होंने कानून बदलकर चुनाव आयुक्तों को किसी भी तरह से दंडित करने के खिलाफ नियम बना दिया। आखिर चुनाव आयुक्तों को कानून से इम्यूनिटी का यह तोहफा क्यों दिया गया? राहुल ने व्यंग करते हुए कहा, गृह मंत्री मेरी बात सुनते हुए छत की तरफ देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे अपने वक्तव्य में जब मेरी बात का जवाब देंगे तब इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे। सरकार के तीसरे हथकंडे पर रोशनी डालते हुए राहुल ने पूछा कि आखिर सरकार ने सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने के लिए कानून क्यों बनाया? इसकी क्या जरूरत थी? यह केवल आंकड़ों का सवाल नहीं है। राहुल ने कहा कि यह चुनावों को चोरी करने के तथ्यों को छिपाने के लिए किया गया। इसके बाद राहुल ने एक एक करके यह बताया कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री उनकी पार्टी को कैसे जिताता है। चुनावी मुहिम इस तरह से डिजाइन की जाती है ताकि प्रधानमंत्री को उसमें भाग लेने की सुविधा रहे, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की, ताकि प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम उसमें फिट करने की सुविधा मिले। राहुल का कहना था कि चुनाव आयोग मेरे द्वारा दिए गए किसी भी प्रमाण का उत्तर नहीं देता, किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देता। वह नहीं बताता कि ब्राजील की एक औरत की तस्वीर 22 बार वोटर लिस्ट में कैसे आती है। वह नहीं बताता एक स्त्री का नाम 200 बार हरियाणा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में कैसे आया। चुनाव आयोग यह भी नहीं बताता कि उत्तर प्रदेश का एक भाजपा नेता हरियाणा के चुनाव में कैसे वोट डाल पाता है। राहुल ने बिहार की एसआईआर की पोल खोल दी और कहा कि एसआईआर हो जाने के बाद भी मतदाता सूची में 1,22,000 डुप्लीकेट वोटर मौजूद हैं।
इस तरह के आरोपों को हम लोगों ने बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में साबित किया है। राहुल ने समस्या के माथे पर कील ठोकते हुए कहा कि यहाँ बात चुनाव सुधार की हो रही है, लेकिन सरकार चुनाव सुधार कराना ही नहीं चाहती। अगर वह करना चाहे, तो उसे सीधे-सीधे 3 कदम उठाने चाहिए। पहला, चुनाव आयोग को हर राजनीतिक दल को वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल प्रति महीने भर पहले दे देनी चाहिए। दूसरा कदम उसे यह उठाना चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करना बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ राहुल गांधी ने तीसरी और सबसे जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि हर विपक्षी दल को इजाजत मिलनी चाहिए कि वह ईवीएम के तकनीकी ढांचे की जांच कर सके, उसके भीतर झांक सके। हमें ईवीएम की एक्सेस दो, हमारे विशेषज्ञों को उसकी तफ्तीश करने दो। हमें उसे खुद जाकर देखने क्यों नहीं दिया जाता है। और चौथी बात यह है कि चुनाव आयुक्तों को कानून से मिली इम्यूनिटी को खत्म करो। राहुल ने बिना किसी हिचक के यह भी कहा कि इन लोगों को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस इम्यूनिटी के कारण ये अपने गलत कामों की सजा पाने से बच जाएंगे। राहुल अपनी पार्टी के नेता मनीष तिवारी के भाषण के बाद बोल रहे थे। मनीष ने आज बड़ा सटीक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि समाज निर्माताओं ने निष्पक्ष संस्था के तौर पर चुनाव आयोग का गठन किया था, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि देश में चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मनीष जी ने कहा कि आज देश के कई प्रदेशों में एसआईआर हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के पास इस प्रक्रिया को कराने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। देश के सामने उसे कारण रखने चाहिए कि आखिरकार एसआईआर क्यों कराई जा रही है। इसके अलावा ईवीएम से भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों के मन में कई सवाल हैं। मनीष जी ने कहा कि मैंने सदन में सरकार से सवाल पूछा था कि ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है, लेकिन इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आज ईवीएम को लेकर आशंकाओं को खत्म करने के कुछ तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की गिनती हो या फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो। अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक है, तो 6 राज्यों में होने वाले चुनाव बैलेट पेपर से करा लिए जाएँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज चुनाव से पहले लोगों के खातों में पैसे डाले जाते हैं। सवाल है, आखिर ये कैसा लोकतंत्र है? मेरी मांग है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया बदली जाए, एसआईआर को बंद किया जाए और चुनाव से पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर रोक लगाई जाए। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आपने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ जाएं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।